Previous video we already discussed about the Dutch, how they establish their companies, what they export, how their declines, all about I've discussed about the Dutch in previous video. So now in this video we're going to discuss about the Danes in India. तो बेसिकली डेनमार्क के पर्सन थे तो इनको डेन्स बोलते थे. डेनमार्क वॉज ऑल्सो अ सी फेरिंग नेशन ऑफ यूरोप, encouraged by the other European merchant the Danes to embark upon sharing the Indian trade. Okay, सो नाउ अब डेन भी बहुत अच्छे सी फेयरिंग मतलब सी के रास्तों से नेशन और यूरोप के थे. इनको भी बहुत ये भी इंकरेज हुए बाई अदर यूरोपियन मर्चेंट. जैसे कि आप कहीं जाओगे, जैसे आप बताइए एग्जांपल है, किसी जगह पे जाते हैं घूमने. ओके, आपने वहाँ क्या देखा, आप लौटने के बाद अपने जो आपके फ्रेंड होते हैं या आपके आसपास के लोग होते हैं उनको बताने के लिए बहुत अच्छे से बताते हैं कि मैंने वहाँ पे ये देखा, यहाँ वो अच्छा था, ये अच्छा था. तो ऐसी कुछ चीज़ें होने लगी यूरोप में. जो लोग यहाँ से बिज़नेस करके इंडिया से जाते थे यूरोप में, तो वहाँ के लोगों को बताते थे भाई यहाँ पे सामान बहुत अच्छा है, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, सामान बहुत सस्ता मिलता है. तो ये सब चीज़ें जो डेनमार्क के पर्सन थे इनको भी अट्रैक्ट किया कि ये भी यूरोप को जो मर्चेंट थे कि ये भी इंडिया में आके यहाँ पे बिज़नेस करें. तो ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट करके इंडिया में ले आती है. तो इस्टेब्लिश अ सेटलमेंट एट ट्रैंक्यूबर इन तंजौर डिस्ट्रिक्ट इन 1620. तो ये लोग कब इंडिया पहुंचते हैं 1620 में. तो वहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट पे एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1620 में, यानी 1620 में. तो 1676 दे ऑक्यूपाइड. तो 1620 में आते हैं, देखो कितना देश से इन्होंने अपना स्टार्ट किया. तो 1620 में एंट्री करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन 1676 से इन्होंने अपना ऑक्यूपाई सेरमपुर डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया. सेरमपुर हाउएवर दे कुड नॉट फाइंड अ फुट hold in India and finally they sold their settlements and to the British East India Company in 1845. बट कुछ समय के लिए इनको लेकिन लगा कि अब यहाँ पे हम अपनी जो पैर जमा नहीं सकते ना, फुट होल्ड मतलब पैर जमा नहीं सकते इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत सारी कॉम्पिटिशन पहले से खड़े हुए हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी. तो इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे. तो फाइनली इन्होंने क्या किया, चलो अपनी कंपनी को बेचते हैं और चल देते. तो इन्होंने अपनी कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दी 1845 में और यहाँ से निकल गए. तो डेन्स का जो सफ़र था काफ़ी छोटा ही था, लेकिन यूँ भी एक टाइम के लिए इंडिया में इन्होंने बिजनेस किया था. बट अब फाइनली हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक दो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसी ने हमारे इंडिया पे 200 साल तक ही कंट्रोल करके रखा. तो इनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. तो इन्होंने कैसे हमारे इंडिया को अपने कंट्रोल के अंडर लिया था इतने लंबे समय के लिए, इनके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा. तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में. सो आफ्टर डिफीट ऑफ द स्पेन इन 1588 द इंग्लिश बिकेम अब सुप्रीम नेवल पावर इन यूरोप. तो जब इनका एक कहते स्टार्टिंग हमने बात किया था ना, डच की बात, डच क्यों हारे थे इसके पीछे, या पुर्तगाली क्यों हारे थे इसके पीछे कारण था. इनका जो स्ट्रगल था वो स्पेन के साथ चल रहा था. स्पेन एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी ब्रिटिश का स्पेन के साथ एक वॉर चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, कौन जीतेगा, कौन किसकी पावर चलेगी. तो फाइनली इन 1588 में जो स्पेन को हरा के इंग्लिश यानी ब्रिटिश कंपनी जो थी वो ब्रिटिश ने इंग्लिश को मतलब स्पेन को हरा दिया. तो अब इनके पास पूरा टाइम था, ये पूरे सुप्रीम नेवल पावर बन गए थे यूरोप में. नेवल पावर मतलब समुद्र के रास्तों पे समुद्र पर जिसका पूरा कंट्रोल था वो यूरोप का था, यूरोपियन कंट्री का था. अब क्या था, अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट ऑर्गेनाइज कंपनी, मतलब अब इंग्लिश जो मर्चेंट थे जो अंग्रेज़ बाहरी, उन्होंने एक कंपनी ऑर्गेनाइज़ की. जो बिज़नेस करने का मेन काम था, इनका मेन मकसद था कि हम ईस्ट में जाएंगे, यानी ईस्टर्न कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे बिज़नेस करेंगे. इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया. ठीक है, इंग्लिश जो मर्चेंट थे उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ईस्ट, कि हमें ईस्ट में जाके ट्रेडिंग करनी है. तो इसके लिए गवर्नमेंट भी ने इनको मोटिवेट किया, ठीक है आप लोग जाइए वहाँ पे बिज़नेस करिए, बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमा के हम हमारे पास भेजिए. तो एक ग्रुप तैयार हो जाता है. ग्रुप को ईस्ट में जाना है कंपनी मतलब बन के वहाँ बिजनेस करने के लिए. सो ऑन द 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ ग्रांटेड अ चार्टर टू द कंपनी ट्रेड इन द ईस्ट. अब बट जैसे कि होता है ना, गवर्नमेंट में अगर इंडिया में आप रह रहे हैं, कोई कंपनी अगर बाहर जाना चाहती है बिज़नेस करने के लिए, उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. सर गवर्नमेंट, सर मुझे बाहर जाके बिज़नेस करना. तो सेम यहाँ की जो समय की गवर्नमेंट थी वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ थी, क्वीन मतलब महारानी. तो ब्रिटेन में इन्हीं का शासन चलता था. तो इनसे जो कंपनी के जो मेंबर थे, जो बिजनेसमैन थे, जिन्होंने कंपनी बनाई थी, इन्होंने 1600 में इनसे क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ग्रांट कर ली. उनका चार्टर जो था
चार्टर मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है परमिशन के लिए, उस पर साइन कर दिया कि ओके आप लोग को परमिशन है, जाइए ईस्ट इंडिया में, इंडीज़ में आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। ओके, सो द थर्ड वॉवेज वॉज अंडरटेकन अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस तो एक इसमें एक जनरल नॉलेज है। फर्स्ट आपके जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे वो पहले कैप्टन थे हॉकिंस, जो इंडिया में कदम रखा था। यही हमारे इंडिया में पहली बार आए थे एज अ फॉरेनर, एज अ ईस्ट यूरोपियन। इन्होंने ही आके जहांगीर यानी जो उस समय मुग़ल के शासन थे, जिनके अंडर कंट्रोल था, राजा साहब थे, जहांगीर थे, उनसे परमिशन लिया था कि सर हमें अपनी कंपनी यहाँ पे लगानी है, प्लीज़ हमें परमिशन दे दीजिए। तो हॉकिन ही वहाँ गए थे दरबार में और जहांगीर के उनसे परमिशन लेने के लिए। तो पहले लीडरशिप के कंट्रोल में कैप्टन हॉकिन के लीडरशिप में ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी और परमिशन लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैसे अपने फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते हैं, कंट्रोल कैसे चलाते हैं, एंड धीरे धीरे कैसे ये कंपनी से एक पूरी इंडिया पे कंट्रोल एज अ रूलर, एज अ राजा, एज अ सुप्रीम लीडर कैसे बन जाते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट।